हमारे संविधान के अंतर्गत कुल 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। उन्हीं में से सबसे पहला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, जिसके संबंध में आर्टिकल 14 से 18 तक में प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम फंडामेंटल राइट सीरीज के अंतर्गत हर आर्टिकल को क्लॉज वाइज समझ रहे हैं, वैसे ही राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता के अधिकार को हम सबसे पहले आर्टिकल 14 को इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी को समझने से पहले यानी कि आर्टिकल 14 क्या है, इस चीज को समझने से पहले एक छोटी सी अपन एक रेस का एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा बेस क्लियर होगा। मान लीजिए कि एक स्कूल है और उसमें बच्चों की रेस होनी है। अब उस रेस में प्रिंसिपल टीचर आते हैं और कहते हैं कि ये उनका फेवरेट स्टूडेंट है, कौन? रोहन। अब इसके बारे में प्रिंसिपल सर ये कहते हैं कि ये रोहन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ये इस लाइन से, जो स्टार्टिंग लाइन है यहाँ पे, इस लाइन से 50 मीटर आगे से दौड़ेगा। और ये है प्रिया, इसको प्रिंसिपल सर ये कहते हैं कि देखो, लास्ट एग्जाम में तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आई थी, इसलिए तुम अपने पैरों में 2 किलो वजन बांधकर दौड़ोगी। अब मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इस प्रकार की रेस आप सही मानेंगे, इसको फेयर मानेंगे? आपका आंसर होगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये रेस किसी भी प्रकार से फेयर नहीं है। इसी सिंपल से कंसेप्ट को आर्टिकल 14 में शामिल किया गया है राइट टू इक्वालिटी के रूप में। ठीक है, अब ये आर्टिकल 14 का जो संविधान में प्रावधान किया गया है उसको समझते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने इसको देखा कि एक्चुअल टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में। हम सामान्य शब्दों में कहें, सरकार भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी, यानी कि विधियों का समान रूप से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। अब इसको हम समझते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेट क्या कहा गया है। इसके अंदर स्टेट की बात की गई है, तो स्टेट से मतलब यह है कि जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था? आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो हमने स्टेट पढ़ा था, उस स्टेट से यहां पे मतलब है। वो स्टेट का मतलब यदि आपने नहीं समझा है तो इस फंडामेंटल राइट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, आपको वहां से स्टेट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज कि कोई भी व्यक्ति, इसका क्या मतलब है? एनी पर्सन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे देश का हो या किसी दूसरे देश का हो, उनको ट्रीटमेंट जो होगा इक्वालिटी वाला यहां पर समान दिया जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत विदेशी व्यक्ति भी शामिल है, यानी कि एक विदेशी व्यक्ति को भी राइट टू इक्वालिटी होगी। ठीक है, दूसरी चीज विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इन्हें अभी हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, यानी कि विधि के समक्ष समता क्या है। देखिए, विधि के समक्ष समता की हम बात करें, ये ब्रिटिश अवधारणा है, यानी कि ये ब्रिटिश से लिया गया है, जिसमें एबी डाइसी की जो रूल ऑफ लॉ है उससे प्रेरित है। इसका मतलब ये है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई एक गरीब व्यक्ति हो, यदि वो किसी लॉ का वायलेशन करता है तो उनके साथ में समान ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कि इसको संक्षेप में कहे तो विधि से ऊपर कोई भी नहीं है और विशेष अधिकार का इसके अंतर्गत अभाव होता है, यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी प्रिविलेजेस जो हैं नहीं दिए जाते हैं। इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक BMW ऑनर है, इसने भी जो है सिग्नल को ब्रेक किया है, और ये स्कूटर ऑनर है एक लड़की, इसने भी सिग्नल को ब्रेक किया है। अब बात ये आती है, क्या BMW वाले को छोड़ दिया जाना चाहिए या इस लड़की को छोड़ दिया जाना चाहिए? लॉ कहता है नहीं, जो भी रूल को ब्रेक करेगा लॉ सभी पर समान रूप से लागू होगा। तो यही है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, जिसे हिंदी में विधियों का समान संरक्षण कहते हैं। ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है जो कि सकारात्मक कंसेप्ट होता है। विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं, समान व्यवहार किया जाएगा, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यानी कि समान परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो उनके साथ में समानता बरती जाएगी, कि यही है हमारा विधियों का समान संरक्षण। ये जो अवधारणा है
सकारात्मक अवधारणा है। यहां पर मैं बता दूं कि अभी जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ रहे थे तो वहां पे मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भूल गया कि नेगेटिव अवधारणा है इसका क्या मतलब है। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है नेगेटिव कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी भेदभाव करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान, यानी कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि पूर्ण जो है समानता की बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और वहीं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये हमारी क्या है, सकारात्मक अवधारणा है, यानी कि इसके अंतर्गत विशेष अधिकार को शामिल करता है। यानी कि ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि ये जो है व्यक्तियों के साथ में, समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ में समान व्यवहार की परमिशन देता है। कुल मिलाकर स्टेट चाहे तो लोगों की परिस्थितियों के हिसाब से कानून बना सकती है। यानी संक्षेप में कहें तो समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ में समान व्यवहार करना क्या है, आपका विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ी सी क्लियरिटी आपको आएगी। जैसे कि ये क्लास है, क्लास कौन सी है, ये क्लास 10 है। गवर्नमेंट ने ये घोषणा की जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, उन सभी को एक जो है लैपटॉप दिया जाएगा। देखना ये है कि देखिए, यहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। क्लास 10 का स्टूडेंट चाहे वो बैक वेंचर हो या आगे बैठने वाला हो या वो फिर टॉपर हो, कोई भी हो, सभी व्यक्तियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तो विधियों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा समान रूप से लागू करना, फिर चाहे वो विशेष अधिकार हो या फिर वो दायित्व हो। देखिए, अभी तक हमने समझा कि आर्टिकल 14 के अंदर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इक्वालिटी को लागू किया, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का मामला था। इस मामले में जो रणधीर सिंह थे वो दिल्ली पुलिस में एक ड्राइवर थे, और वहीं उन्होंने ये देखा कि अन्य डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो उनके अंदर जो ड्राइवर हैं सेम काम उनकी तरह ही करते हैं, लेकिन उन्हें जो है सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। तो उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन ना मिलने को अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन मानते हुए चैलेंज किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन केवल कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक लक्ष्य है जिसको स्टेट को प्राप्त करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, भले ही ये एक फंडामेंटल राइट ना हो, लेकिन ये आर्टिकल 14, 16 और 39 डी के अंतर्गत आता है, इसलिए सरकार के द्वारा समान कार्य के लिए वेतन में भेदभाव न केवल अतार्किक है, इरेशनल है, बल्कि समानता के अधिकार का उल्लंघन भी करता है। तो इस प्रकार से समानता का उल्लंघन करने वाला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को लागू किया। हमारा अगला केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा 1981 का ये मामला है। इस मामले में एयर इंडिया का एक रूल था जो एयर होस्टेस की सेवा समाप्ति से संबंधित था। इसमें यह था कि यदि कोई भी एयर होस्टेस सर्विस ज्वाइन करने से 4 साल के भीतर में मैरिज कर लेती है, या फर्स्ट टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, या फिर जो है 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, इनमें से जो भी चीज पहले हो जाए उस दशा में उसकी सेवा समाप्त हो जाती थी। और वहीं इसमें एक रूल ये था कि जो 35 वर्ष की आयु थी वहां पे एमडी डिस्क्रिएशन पावर थी, यानी कि विवेकाधिकार था कि वो उस आयु को 40-45 वर्ष तक बढ़ा सकता था। तो इसे जो है समता का उल्लंघन करने वाला मानते हुए चैलेंज किया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के इस रूल को आर्टिकल 14 का वायलेशन मानते हुए, क्योंकि ये मनमाना और भेदभावपूर्ण था, इसलिए इस रूल को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ये जो इस प्रकार का रूल था वो भारतीय नागरिक का अपमान था। तो इस प्रकार से एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा के मामले में एयर इंडिया के कुछ रूल्स को हटा दिया जो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करते थे। अब हमारा अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। यह मामला था ट्रांसजेंडर को जेंडर के रूप में मान्यता देने से संबंधित। देखिए, दरअसल क्या था, जब 2014 से पहले ट्रांसजेंडर जो होते हैं, जिसे हिंदी में हम उभयलिंगी कहते हैं और सामान्य भाषा में हिजड़े के रूप में हम जानते हैं, इनको क्या है, कोई भी राइट नहीं था पहले। तो इनका ये कहना था कि देखिए, आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या है, एनी पर्सन शब्द यूज हुआ है, क्या है, एनी पर्सन। तो उस पर्सन के अंतर्गत हम भी शामिल होते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकारी है, तो उसमें हम भी शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि यदि राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है आर्टिकल 15, जिसमें क्या है,
जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जहां पे लिंग के आधार पर भेदभाव भी यदि किया जाता है, जेंडर के बेसिस पे यदि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वो भी क्या है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी। दूसरी चीज, कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 1A और 21 के अधीन जो अधिकार हैं, वो सारे अधिकार जो है एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी प्राप्त होंगे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वो उनके आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान के संबंध में व्यवस्था करे। ठीक है, इस प्रकार से एक लंबी लड़ाई के बाद ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में इस जजमेंट में मान्यता दी गई। तो इस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट के इन महत्वपूर्ण मामलों में देखा कि कैसे आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन करने वाले लॉज को या व्यवहार को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि वॉइड घोषित कर दिया था। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने अक्सर बसेस में और ट्रेन में ये देखा होगा कि महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, पर आखिर ऐसा होता क्यों है? और यदि एक 7 साल का बच्चा, 7 ईयर का क्या है, एक चाइल्ड जो है, यदि मर्डर कर देता है तो उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती, नो पनिशमेंट। वहीं एक 18 साल या 20 साल का व्यक्ति यदि मर्डर करता है या 30 साल का व्यक्ति मर्डर करता है तो उसे डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है। आखिर ये भेदभाव क्यों? वहीं बात करें कि एक व्यक्ति इनकम टैक्स पे करता है और वहीं दूसरा व्यक्ति कोई भी टैक्स पे नहीं करता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में इक्वलिटी है? जो अभी हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, क्या उसका मतलब यही है? जो आर्टिकल 14 है वो देता है हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन की परमिशन। क्या देता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने की परमिशन देता है, जिसे हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी हम बढ़ते हैं इसी क्लास में आगे। देखिए, आर्टिकल 14 में हमने देखा कि एक कोर कंसेप्ट इक्वालिटी का यहां पर विहित है। अब बात आती है कि आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शन भी है, जहां पर राइट टू इक्वालिटी वाली बात लागू नहीं होती है। पहला एक्सेप्शन है इसका प्रेसिडेंशियल गवर्नर इम्यूनिटी, यानी कि जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक हैं, उन्हें इससे छूट प्रदान की गई है। उनके संबंध में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात नहीं की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल और गवर्नर अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए कोई भी आपराधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं की जा सकती या कोई भी लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता है। तो ये इक्वालिटी के अगेंस्ट हुआ, क्योंकि यदि एक कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के ऑफेंस करेगा तो उसे तुरंत ही जो है एफआईआर हो जाएगी और सजा भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला अपवाद है। दूसरा अपवाद है लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, विधायी विशेषाधिकार, जो आर्टिकल 105, 194 में केवल और केवल किसको मिले हैं? एमएलए और जो सांसद हैं उन्हें ही ये प्राप्त है। इन्हें क्या विशेष अधिकार प्राप्त है कि ये संसद के अंदर या जो विधानसभा है उसके अंदर कुछ भी बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इन्हें एब्सोल्यूट है और उनके संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं बात आती है तीसरा एक्सेप्शन इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर राइट्स, यानी कि जब डीपीएसपी जो है हमारे, जब डीपीएसपी को लागू करने की बात आएगी तो आर्टिकल 31C ये कहता है कि तब आर्टिकल 14 की कोई भी बात लागू नहीं होगी, यानी कि डीपीएसपी जो है ओवरराइड इफेक्ट रखेंगे आर्टिकल 14 पर। ठीक है, फिर इसका अगला एक्सेप्शन है इमरजेंसी सस्पेंशन, जो आर्टिकल 359 की में है, यानी कि जब भारत के भीतर आपातकाल लागू है, जब भारत के भीतर क्या है आपातकाल लागू है तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 14 को क्या है सस्पेंड कर सकता है। तो यानी कि इक्वालिटी का राइट आपका वहां पे खत्म हो जाएगा। दूसरा होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यानी कि जो राजनयिक छूट है, यानी कि जो विदेश के राजदूत भारत में रहते हैं उन पे इक्वालिटी वाली बात लागू नहीं होती है, क्योंकि उन्हें भी कुछ लॉ में जो भी लीगल प्रोसीडिंग से उन्हें भी क्या है छूट प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी के एक्सेप्शन होते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन की परमिशन देता है और अलाउ करता है विशेष प्रकार के लॉ बनाने के लिए, यानी कि कहें तो भेदभाव करने की परमिशन ये देता है। पर वो भेदभाव कैसा होगा जिसे हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और देखिए आपका कोई भी डाउट है इस लेक्चर को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको यदि ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे हम आगे आपके लिए और भी अच्छे लेक्चर प्रिपेयर कर पाएं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप आर्टिकल फॉर्म में इन लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ टाइम से ये अपडेट नहीं हुए हैं, जल्दी ही कोशिश करेंगे कि हम इसे अपडेट कर दें।